के 12 मकामात पर हमले किए। ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। रोजाना वहां से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। 20 सैनिक पाकिस्तानी मारे गए हैं और 20 सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हैं, कई कब्जे में हैं। कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। बहुत ही खौफनाक हमला बलूचिस्तान के ऊपर हो गया है। पाकिस्तान की कैपिटल क्वेटा में अंदर तक घुस चुकी है बीएलए। मस्तुम, कलात, पासनी, खुदजार, नुश्की, तुर्बत, ये सारे वो जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी अवाम से, जब रोजगार नहीं होगा तो यही होगा। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। इस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। तो बीएलए ने बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की हैं। डिटेल सामने आ रही हैं। वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी। वो हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से धमाके, ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं कि इसकी। कोयटा के अंदर 2, नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुम के अंदर। बीएलए इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है, मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं, कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स एफसी के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई, और वहां पे अभी तक इतलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी फायरिंग जारी है। कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे।
बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं है। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया बल्कि उनके उसके साथ साथ, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप। तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक ही वक्त में खतरनाक तरीन हमले हुए हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और माना जा रहा है कि 8 अलग अलग शहरों पे ऑलमोस्ट कब्जा ही कर लिया है और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अपने पोजीशंस छोड़ के, उन्होंने काफी लोगों ने सरेंडर कर लिया, काफी लोग भाग गए। लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा हमला हुआ है, बैंक के बैंक जला दिए गए, तोबा तोबा, पुलिस को मारा जा रहा है, तोबा तोबा, दंदनाते हुए कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं, तोबा तोबा, कोई बैंक को आग लग रही है, तोबा तोबा, कोई लूटा जा रहा है, तोबा तोबा, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं, तोबा तोबा। एक केओस है और इस केओस को फितना उल हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये फितना उल हिंदुस्तान है तो आप अपने इंटेलिजेंसिया से पूछे सोल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी काउंटर फितना उल हिंदुस्तान। और अगर नहीं है, जी हाँ, रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें, तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं सिर्फ याद दहानी के लिए। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। हमें बताया जाता है बार बार कि महज 1000-1500 लोग हैं। आखिर ये बात क्यों कही जाती है, सच क्यों नहीं बताया जाता? ये 1000-1500 लोग नहीं है, इतने बंदे मारे गए हैं अब तक पिछले 20 सालों में कि 1000-1500 तो बहुत पीछे रह गए हैं। सालाना सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ये 1000-1500 अगर होते तो अब तक खत्म हो चुके होते। मैंने एक सवाल उठाया था कि ये जो इतना बड़ी दहशतगर्दी आज हो रही है, आपने इसका पिछले 24 घंटे से ये चल रहा है, 12 घंटे से मुसलसल लड़ाई चलती रही है, अब ये दावे आ रहे हैं जी हमने सबको काबू कर लिया है, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा हमला हुआ है, बैंक के बैंक जला दिए गए। तो कमिश्नर नौशकी को जो है वो PLA कब्जे में ले लेता है, पुलिस को मारा जा रहा है, दंदनाते हुए कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं, कोई बैंक को आग लग रही है, कोई लूटा जा रहा है, किधर तबाही हो रही है, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं। एक केओस है
और इस केओस को फितनल हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। लेकिन मेरे रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया। बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हवाले से फर्दर ऑपरेशन जो है वो जारी है और फायरिंग की इतलात भी हैं। कितने लोग मारे गए हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, क्या तफसीलात आ रही हैं? फोर्सेज फाइल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द उरी सेक्टर। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बॉर्डर्स पर जाकर जो जहन्नुम बर्पा की है, तो ये आज की रात जो है बहुत भारी है। 21 नवंबर तक कहा गया कि मार्च तक कैलेंडर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर रहे हैं कि कैलेंडर्स को मार्क कर लें। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है वो उरी सेक्टर पर इस वक्त क्या इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचें अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद को अचानक से बंद करने का फैसला किया है और फिर बलूचिस्तान के मुकाम पर जो समुद्री हदूद है उसको भी मुजाहिदीन थे, इनके हवाले से आप ये ज़राए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबर वो एडमिट कर लिया। इंडियंस कह रहे हैं, उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DG-ISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, हालांकि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो TV एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और DG-ISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था, हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है। हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर, तो मगर सर मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से, वो तो शुक्र है लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी और
मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे, तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पे अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता, अब क्या जरूरत पड़ी। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं, और हम रिलेट कर सकते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात के कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। ये एक समझे एक डेक्टर कार एक्सप्लोजन में ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर, और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है। और करना ये तो प्रैक्टिस थी, सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर। इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर जंगी जुनून सवार है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन झाकिर ने जो कहा था तो वो तो बहुत बड़ी रुसवाई की है। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा वेपन्स, और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया, ट्रेनिंग आ गया है। तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है। तो लोग अभी बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, और 2019 से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ये काम शुरू किया, जिसके बारे में हम उससे कई अरसा पहले ये बात कर रहे थे कि भारत आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के ज़रिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिलाखिर भारत के हक़ में जाए। और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। उससे पहले ये चीज़ें उनकी फाइलों में, किताबों में, उनकी सोच के अंदर मौजूद थी, और वो इसके ऊपर खामोशी से काम जरूर कर रहे थे। जो मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। वह है जो 57 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्लेबिसाइट पे एग्री किया था, आज तक हम उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड जब हम देख रहे हैं कि धनाधन करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो, वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी।
तो फिर अगर इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया, अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की? और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को। आप सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉर एवर। तुम लोग चलाओगे, हम ये तीन चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम सेक्युलर। फुसल गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मोदी आया, अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। यस, दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? अब वो काम कर रहा है द थर्ड थिंग जिसको साहिब ने मेंशन किया है, और वो ये है कि डेमोग्राफी चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंज वो लाना चाहता है, और वो कैसे लाएगा? इमेजिन जैसे उसने मुफ्ती बाहिनी को बिहार से हिंदू को बंगाल में कोट अनकोट लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था, उसको सेसेशन के लिए भेजा था। वो मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड। बीजेपी